हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम डेफिनेटली प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। पर वो कहानी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप गेट डेटा साइंस एआई के लिए फुल सिलेबस, ध्यान रखिए, फुल सिलेबस प्रिपरेशन अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग में अगर आप एक्सपर्टीज चाहते हो तो आपका मैथमेटिक्स का भी अच्छा फाउंडेशन होना जरूरी है। तो अगर आप गेट डेटा साइंस एआई के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो मेरे साथ, बहुत ही अफोर्डेबल फी में आपको प्रिपेयर कराऊंगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिएगा। ओके, मैसेज करना है, मैं खुद से आपको कॉल करूंगा। ओके, शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। हम देखना चाहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है क्या आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। तो अगर आप आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन की कहानी याद करिए, उसमें हमने क्या किया था सर, y गिवन x पे एजम्पशन लिया था, राइट, कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। फिर हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में गए थे, और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में हमने जाना था कि हमें सम ऑफ स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन को ही मिनिमाइज करते हुए अपने पैरामीटर्स को ढूंढने के लिए बताया गया है, राइट। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने यही देखा था। हमने सबसे पहले एजम्पशन लिया था, फिर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन ने सम ऑफ स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन को ही मिनिमाइज करते हुए पैरामीटर ढूंढने के लिए रिकमेंड किया। पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कहानी ना मैं थोड़ा उल्टा बताने वाला हूं। मैं सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन से शुरू करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपका एजम्पशन क्या रहा होगा। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डेफिनेटली कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। पर आप समझ पा रहे हो क्या, हम इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे। शुरू करता हूं मैं कहानी। मैं आपके कॉस्ट फंक्शन को सबसे पहले लिखता हूं, -1 डिवाइडेड बाय n समेशन i इक्वल टू 1 टू n। ओके, करली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, y सुपरस्क्रिप्ट i लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ क्या होगा सर, h ऑफ xi। ठीक है, मैं आपके राउंड ब्रैकेट क्लोज करता हूं। वापस आपको क्या लिखना है सर, प्लस 1 माइनस वाई सुपरस्क्रिप्ट आई लॉग ऑफ, ठीक है, वापस से आपका राउंड ब्रैकेट मैंने ओपन किया, 1 माइनस एच ऑफ एक्स आई। ठीक है, वापस से आपको आपका राउंड ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ब्रैकेट्स हो जाएंगे एक साथ, इसलिए मैं कुछ ब्रैकेट्स को व्हाइट कलर से आपको बताया हूं। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखूं a लॉग ऑफ b, ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ b पावर a। ठीक है, ये मैथमेटिक्स जिन्होंने पहले सीखा है अपने 11th में 12th में, वो ये जानते होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो अभी आपने जान लिया बस। ठीक है, तो वो सेम चीज मैं यहां पे करूंगा। इसे a की तरह सोचिए, इस टर्म को आपके b की तरह सोचिए। ये बाकी का पार्ट सबसे पहले एज इट इज नीचे लिख लेता हूं, j इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय n समेशन i इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, लॉग वाला पार्ट वैसे के वैसे लिखता हूं, ठीक है, प्लस यहां पे भी लॉग वाला पार्ट वैसे के वैसे लिखता हूं, और यहां पे आपका करली ब्रैकेट्स। तो यहां पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले आपके इस टर्म पे ध्यान दीजिए, इसे आपका a समझिए, इसे आपका b समझिए, आपके इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, b पावर a लिख सकते हो, राइट, b पावर a। तो ये मैं कैसे लिखूंगा देखिए, h ऑफ एक्स आई, ठीक है, h ऑफ एक्स आई पावर मुझे क्या करना होगा, y सुपरस्क्रिप्ट i। मैंने क्या किया देखिए, इस टर्म को इस टर्म के पावर में लिखा। ठीक है, वही सेम आपको यहां पे करना है। सबसे पहले 1 माइनस एच ऑफ एक्स आई लिखिए, 1 माइनस
एच ऑफ एक्स आई, ठीक है, लिख लिया। अभी क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट बी है, इसके पावर में मुझे ये लिखना है, मतलब इसके पावर में मुझे लिखना है। लिख लेता हूं, 1 - वाई सुपरस्क्रिप्ट आई। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आया मैंने किस तरह से आपके इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन पे आया हूं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, मैं आपको और एक प्रॉपर्टी बताता हूं लॉग का। अगर आपके सामने कोई इस तरह से लिखे, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, जिसे आप ऐसे कंबाइन कर सकते हो, लॉग ऑफ ए बी, ठीक है। तो वो सेम चीज मैं यहां पे करूंगा, वो सेम चीज मैं यहां पे करूंगा। इस पार्ट को मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा, दोनों के लिए कॉमन लॉग ले लूंगा, ठीक है। मैं होप कर रहा हूं कि मैंने क्या किया आपको समझ में आया। ओके, अभी आप यहां पे थोड़ा ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस हो चुका है, तो उसे सबसे पहले अच्छे से लिखते हैं। एच ऑफ एक्स आई, ठीक है, पावर में y सुपरस्क्रिप्ट आई है, यहाँ पे 1 - एच ऑफ एक्स आई है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक राउंड ब्रैकेट है, उसके पावर में 1 - वाई सुपरस्क्रिप्ट आई है। ओके, अब मैं सबसे पहले थोड़ा बता देना चाहता हूँ, आप ऐसा समझिए कि इस पूरे टर्म के पावर में वाई आई है, वैसे आप यहाँ पे भी समझिए इस पूरे टर्म के पावर में 1 - वाई आई है। ओके, ओके सर। बाकी आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एक लॉग वाला पार्ट है जो इस पूरे टर्म को अंदर ले लेता है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स हैं, और यहाँ पे एक समेशन है आई इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ -1/n है, और ये रहा आपका कॉस्ट फंक्शन। ओके, अगर आपको आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन की कहानी याद होगी, उसमें मैंने कराया था, इस समेशन को आप अंदर ले सकते हो और इस लॉग को आप बाहर लिख सकते हो। अगर आप वो काम करना चाहते हैं, तो ये लॉग जब आप बाहर लिखोगे इस करली ब्रैकेट के, तो होगा क्या सर, ये समेशन अंदर जाने के टाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने किया हुआ है, ठीक है, ये हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं उसे प्रोडक्ट बना दूंगा, आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है। बाकी का पार्ट आपका एज इट इज आप लिख सकते हो करली ब्रैकेट के अंदर का, और यहाँ पे मैं -1/n वैसे के वैसे लिखता हूँ, और आपका कॉस्ट फंक्शन वैसे के वैसे लिखता हूँ। भाई मुझे क्या करना है सर, सिंपली ये अंदर वाला पार्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं उसे, एच ऑफ एक्स आई पावर में वाई आई 1 - एच ऑफ एक्स आई, ठीक है, और इसके भी पावर में है 1 - वाई आई। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, इस लॉग वाले पार्ट को बाहर ले लिया था और इस समेशन को मैंने अंदर ले लिया था। ये हमने लीनियर रिग्रेशन में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में बहुत बार किया है। तो ये लॉग जब बाहर जाएगा, ये समेशन अंदर आने के टाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने किया हुआ है। ओके, तो आपने क्या देखा, आपके कॉस्ट फंक्शन की कहानी ये है। और आपको क्या करना होता है सर, अगर आपको याद हो, एक मिनट, अगर आपको याद हो, आपको आपके इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए अपने पैरामीटर वेक्टर थीटा को ढूंढना होता है। इसे यहां पे भी आप लिख सकते हैं, मुझे इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए अपने पैरामीटर वेक्टर थीटा को ढूंढना है। मतलब क्या है सर, मुझे इस पार्ट को मिनिमाइज करते हुए अपने पैरामीटर वेक्टर थीटा को ढूंढना है, इस पूरे पार्ट को मिनिमाइज करते हुए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये 1/n एक पॉजिटिव नंबर होगा, राइट? तो ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में मैटर नहीं करेगा, ठीक है। आप सेम थीटा वेक्टर ढूंढ सकते हो अगर आप इस पार्ट को मिनिमाइज करते हुए ढूंढो। क्या ये लॉग मैटर करेगा? लॉग भी तो मैटर नहीं करता। जब मैटर नहीं करता है तभी तो हम ऐड भी करते थे उसे, ठीक है, तो लॉग मैटर नहीं करता। ओके, यहाँ पे एक माइनस साइन है, उसे मैं वैसे के वैसे लिख लेता हूं, यहाँ पे एक माइनस साइन है। अगर आप इस माइनस साइन को भगाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना होगा सर, सिंपली मिनिमाइजेशन की जगह मैक्सिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम समझना होगा। आपको इस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम समझना होगा। तो मैं क्या सोच सकता हूं, मैं जे को मिनिमाइज करते हुए थीटा को ढूंढना चाहता हूं, राइट?
ये सेम काम आप कर सकते हो अगर इस पूरे पार्ट को मैक्सिमाइज करते हो, अगर आप थीटा वेक्टर को ढूंढो। ठीक है, तो आप इस कॉस्ट फंक्शन से यहां तक आ चुके हो। आपने क्या जाना, इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए पैरामीटर वेक्टर थीटा को ढूंढना। ये सेम होगा अगर आप इस पार्ट को मैक्सिमाइज करते हुए अपने पैरामीटर वेक्टर थीटा को ढूंढो। तो अभी मैं नेक्स्ट पेज में आपको बताऊंगा किस तरह से आप प्रोबेबिलिटी के एजम्पशन से यहां तक पहुंच सकते हो। ये सेम कहानी आप बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम कुछ प्रोबेबिलिटी के एजम्पशन लेंगे, प्रोबेबिलिस्टिक एजम्पशंस लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन भी आपको सेम ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिकमेंड करता है। अभी नेक्स्ट पेज पे मैं जब जाऊंगा वहां पे प्रोबेबिलिस्टिक कुछ एजम्पशंस लूंगा और आप देखिएगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन भी आपको सेम ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलेगा, सेम ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलेगा। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे ना हम आपके ना हाइपोथेसिस को एच ऑफ एक्स जो आपका सिग्मॉइड फंक्शन है उसे एक प्रोबेबिलिटी की नजर से देखना शुरू करेंगे, जो सेंस बनाता है। क्यों सेंस बनाता है सर? क्योंकि एच ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। राइट, एच ऑफ एक्स का वैल्यू फाइनाइट, अगर मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू कंसीडर करूं, एच ऑफ एक्स हमेशा 0 और 1 के बीच में कोई तो एक वैल्यू प्रोड्यूस करता है। तो ये डेफिनेटली एक प्रोबेबिलिस्टिक सेंस है इसमें। सिग्मॉइड फंक्शन को एक प्रोबेबिलिटी की तरह भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इस सिग्मॉइड फंक्शन को मैं एक प्रोबेबिलिटी की तरह समझूंगा नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए शुरू करते हैं उस पार्ट को। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि y गिवन x, ये जो रैंडम वेरिएबल है ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल है। ये हमारा एजम्पशन है आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताया गया है स्मॉल p। जो हम क्या एज्यूम करने वाले हैं सर? h ऑफ x। ओके, अगर आप हर एक आयत ऑब्जर्वेशन के लिए इसे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में आई ऐड करिए, सुपरस्क्रिप्ट में आई ऐड करिए, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में आई ऐड करिए। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको सुपरस्क्रिप्ट में आई लिखना होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल के लिए अगर आप पीएमएफ लिखना नहीं जानते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे बोलता कि आपका z ना ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल p से बताया गया है। इसे आप कैसे लिख सकते हो सर? z इक्वल टू 1 होने की प्रोबेबिलिटी है स्मॉल p, z इक्वल टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस p। अगर आप इसका पीएमएफ लिखना नहीं जानते हो तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। वैसे ये प्रोबेबिलिटी के नॉलेज से आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू स्मॉल z कैसे लिख सकते हो आप? p पावर स्मॉल z इंटू 1 माइनस p पावर 1 माइनस स्मॉल z। इसे वेरीफाई कर लीजिए चाहिए तो। अगर आप यहाँ पे z के जगह 1 लिखोगे तो यहाँ पे भी z की जगह 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्मॉल z की जगह 1 लिखना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा? p पावर 1 निकल के आएगा, 1 माइनस p पावर 0 निकल के आएगा। तो 1 माइनस p पावर 0 1 बन जाएगा, p पावर 1 खुद 1 बन जाएगा। आपने देखिए वही निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 1 स्मॉल p निकाला है जो आपने यहाँ पे लिखा है। z इक्वल टू 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? स्मॉल p। तो ये पीएमएफ डेफिनेटली काम कर रहा है, ये पीएमएफ डेफिनेटली काम कर रहा है। z इक्वल टू 0 के लिए अगर चेक करना चाहते हो उसके लिए भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे स्मॉल z के जगह 0 सोचिए, यहाँ पे भी स्मॉल z के जगह 0 सोचिए। तो ये क्या बनेगा सर? p पावर 0 1 माइनस p पावर 1। तो p पावर 0 क्या होगा सर? 1 ही होगा। एनीथिंग पावर 1 वो खुद ही होता है। तो z इक्वल टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी आपने क्या निकाली सर? 1 माइनस पी, वही आपने यहाँ पे लिखा था। तो ये डेफिनेटली पीएमएफ जो आपने लिखा है वो काम कर रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट के लिए आई लगाना चाहते हो तो इसे ऐसे लगा दीजिए, सुपरस्क्रिप्ट के लिए आई। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। पी पावर मतलब पी सुपरस्क्रिप्ट में भी आई लिखना पड़ेगा, पी के भी सुपरस्क्रिप्ट में आई लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम
तरीके से आपको अभी यहां पे लिखना है। ठीक है, अगर इस रैंडम वेरिएबल के लिए मुझे पीएमएफ लिखना हो, अगर आपके इस रैंडम वेरिएबल के लिए मुझे पीएमएफ लिखना हो, y इक्वल टू स्मॉल y गिवन x, इसके लिए अगर मुझे पीएमएफ लिखना हो, ठीक है, अगर मुझे पीएमएफ लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा सर? यहां पे ध्यान से देखिए, स्मॉल p की जगह आपको सिर्फ h ऑफ xi सोचना है। स्मॉल p की जगह आपको सिर्फ h ऑफ xi सोचना है। ठीक है, तो मैंने p सुपरस्क्रिप्ट i लिख दिया है सर, p सुपरस्क्रिप्ट i लिख दिया कि मेरा p सुपरस्क्रिप्ट i यही है। ठीक है, उसके पावर में मुझे क्या लिखना पड़ेगा सर? z सुपरस्क्रिप्ट i। पर z क्या होता है सर? यहां पे ये हुआ है, राइट, यहां पे स्मॉल y है z, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं स्मॉल y सुपरस्क्रिप्ट i। अब सेम आइडिया यहां से लीजिए और यहां पे लिखिए, तो मैं लिख लेता हूं फटाक से। यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा सर? 1 - h ऑफ xi। एक तरह से मैंने 1 - p सुपरस्क्रिप्ट i लिखा है, ऐसा समझिए। पावर में क्या लिखना पड़ेगा सर मुझे? 1 - y सुपरस्क्रिप्ट i। ओके, तो आपके प्रोबेबिलिटी के नॉलेज से आपने रिलेट करते हुए इस रैंडम वेरिएबल के लिए आपने पीएमएफ लिख दिया। ठीक है, आपके इस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल के लिए आपने पीएमएफ लिख लिया है। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की कहानी क्या होती है सर? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की कहानी क्या होती है? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की कहानी ये होती है कि आपको मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, किसे सर? सारे आयत ऑब्जर्वेशंस के प्रोडक्ट के पीएमएफ को, राइट, आई इक्वल टू 1 से लेके n, इन सारे पीएमएफ को आपको मल्टीप्लीकेशन में लिखना होगा। यही हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी किया था, बस वहां पे पीएमएफ नहीं था, वहां पे पीडीएफ था। इस बार हमारे पास पीएमएफ है क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो हमारे पास पीएमएफ है। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ पीएमएफ करना है। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, डायरेक्टली मैं यही लिख लेता हूं ना, डायरेक्टली ये वाला ही पार्ट लिख लेता हूं, h ऑफ xi y सुपरस्क्रिप्ट i 1 - h ऑफ xi, ठीक है, पावर में 1 - y सुपरस्क्रिप्ट i। तो मुझे क्या करना है सर? मुझे अपने पैरामीटर वेक्टर थीटा या फिर पैरामीटर वेक्टर w कैसे ढूंढना है सर? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के हिसाब से मुझे इस पार्ट को मैक्सिमाइज करते हुए अपने थीटा वेक्टर को ढूंढना है, और वही आपने यहां पे लिखा था। आपको इस पार्ट को मैक्सिमाइज करते हुए अपने पैरामीटर वेक्टर थीटा को ढूंढना है। तो आप क्या सोच सकते हो सर? मैंने इस एजम्पशन के साथ शुरुआत किया होगा, मैंने इस एजम्पशन के साथ शुरुआत किया होगा, और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन ने मुझे बताया था कि इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करिए। उल्टा बात भी तो कर सकते हो ना आप। जब यहां से लेके यहां तक आए हो और आप देख रहे हो कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन ने आपको यहां तक लेके आया है, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है? आप सोच सकते हो कि मुझे इस एजम्पशन के साथ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में शुरू करना है, मुझे इस एजम्पशन के साथ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में शुरू करना है, इस एजम्पशन के साथ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में शुरू करना है, जो मुझे कहां तक पहुंचाएगा सर? इस कॉस्ट फंक्शन तक पहुंचाएगा, इस कॉस्ट फंक्शन तक पहुंचाएगा। तो ये जो आप कॉस्ट फंक्शन लिखे हो कि मुझे इसे मिनिमाइज करते अपने पैरामीटर वेक्टर थीटा को ढूंढना है, वो कैसे आया होगा सर? इस एजम्पशन के साथ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की वो कहानी है। ठीक है, इस एजम्पशन के साथ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन ने आपको उस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए अपने पैरामीटर वेक्टर थीटा को ढूंढने के लिए बताया, ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, अगर आप यहां पे इसे सिंप्लीफाई करते जाओगे, आप इस कॉस्ट फंक्शन तक पहुंचोगे सर, इस कॉस्ट फंक्शन तक पहुंचोगे। आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन बताएगा आपको कि इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए अपने पैरामीटर वेक्टर थीटा को ढूंढो। तो मैं होप कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन आपको आया है। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या सोचा था सर? y इक्वल टू, मतलब y गिवन x, एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है h ऑफ xi। ठीक है, इसे मैं यहां पे लिख लेता हूं, इसे मैं यहां पे लिख लेता हूं,
y गिवन x, मैंने क्या सोचा सर, ये एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, ये एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या बताया गया है मुझे सर, एच ऑफ एक्स। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मुझे बताया गया है एच ऑफ एक्स। तो अगर मुझे कोई पूछेगा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 क्या है गिवन x, अगर मुझे कोई पूछेगा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 क्या है गिवन x, तो ये मैं अब बता सकता हूं, ये मैं बता सकता हूं। क्यों बता सकता हूं, क्योंकि y इक्वल टू 1 होने की प्रोबेबिलिटी तो यहां पे लिख के बता दी है सिंपली, तो वही मैं यहां पे लिखूंगा h ऑफ x। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी क्या होगा सर, 1 माइनस एच ऑफ एक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है, इसे समझने की कोशिश करिए। जब भी मेरे पास एक टेस्टिंग का डेटा आएगा, जब भी मेरे पास टेस्टिंग डेटा आएगा, अनसीन डेटा, ठीक है, उसके लिए मुझे x दिया जाएगा, राइट, उसके लिए मुझे x दिया जाएगा और मुझे प्रेडिक्शन लेने के लिए बोला जाएगा, उसके लिए मुझे प्रेडिक्शन लेने के लिए बोला जाएगा। तो उस x को मैं यहां पे रख सकता हूं और यहां पे भी रख सकता हूं। तो मैं क्या बता रहा हूं, उस x के लिए 1 होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, उस x के लिए 0 होने की प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूं, और जो कोई प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर क्लास के लिए मैं प्रेडिक्शन लूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इस x को जब यहां पे रखा, यहां पे रखा, आपने पाया कि h ऑफ x का वैल्यू यहां पे 0.90 आया है, यहां पे 0.10 आया है। इसका मतलब क्या है, इस अननोन डेटा x के लिए 1 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 0 क्लास की होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो मैं क्या करूंगा, 1 क्लास के लिए प्रेडिक्शन लूंगा, मैं बोलूंगा कि ये पर्टिकुलर डेटा पॉइंट क्लास 1 का है, ऐसे मैंने प्रेडिक्शन लिया। क्यों, क्योंकि मैंने देखा कि क्लास 1 की होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अभी मैं एच ऑफ एक्स को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देख पा रहा हूं। एच ऑफ एक्स क्या है सर, y इक्वल टू 1 होने की प्रोबेबिलिटी है। 1 माइनस एच ऑफ एक्स क्या है सर, y इक्वल टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है। क्या है सर, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि ये प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आया है, पर इसके लिए ना मैं थोड़ा कुछ नोट ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, प्रेडिक्शन लेना है, ठीक है, जैसे आपने क्या डिसाइड किया था सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 गिवन x, ये क्या होगा, h ऑफ x होगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 गिवन x, ये क्या होगा, 1 माइनस h ऑफ x होगा। ये प्रोबेबिलिटी का इंटरप्रिटेशन हमेशा सच है, इसके लिए कोई नोट की जरूरत नहीं है, इसे मैं नोट से हटा देता हूं, ये हमेशा सच है। मैं नोट प्रेडिक्शन रूल के लिए देना चाहता हूं, मैं नोट प्रेडिक्शन रूल के लिए देना चाहता हूं। हमने देखा राइट कि प्रेडिक्शन भी हम ले सकते हैं, ठीक है, प्रेडिक्शन रूल के लिए देना चाहता हूं। तो हमने देखा था जिस क्लास का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो उस क्लास के लिए प्रेडिक्शन लीजिए, पर ये तभी आप कर सकते हो अगर आपने एच ऑफ एक्स के लिए हाफ थ्रेशोल्ड डिसाइड किया था, अगर आपने एच ऑफ एक्स के लिए हाफ थ्रेशोल्ड डिसाइड किया था, ठीक है, अगर आपने एच ऑफ एक्स के लिए हाफ थ्रेशोल्ड नहीं डिसाइड किया है तब आप प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मत लेना। अगर आपने एच ऑफ एक्स के लिए हाफ थ्रेशोल्ड डिसाइड किया है तब आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी सोच सकते हो। मैं सोच सकता हूं कि मुझे क्लास 1 का प्रेडिक्शन लेना है अगर मेरा y इक्वल टू 1 गिवन x इज बिगर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 गिवन x, ठीक है। अगर आपने ये सोचा है क्लास 1 के प्रेडिक्शन के लिए तब आप सोच सकते हो कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी अगर इससे बड़ा है मैं क्लास 1 का प्रेडिक्शन लूंगा, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन सिर्फ तभी काम का है जब आपने हाफ थ्रेशोल्ड डिसाइड किया है। यहां पे मैं लिख लेता हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का समझ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसीजन अगर लेना चाहते हो प्रेडिक्शन करने का, डिसाइड करना चाहते हो,
कि एक एक्स पॉइंट के लिए डिसाइड करना चाहते हो प्रेडिक्शन मुझे क्या लेना है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो ये आप तभी लेना अगर एच ऑफ एक्स के लिए आपने हाफ थ्रेशोल्ड डिसाइड किया था। अगर आपके एच ऑफ एक्स के लिए हाफ थ्रेशोल्ड नहीं है तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे डिसीजन गलत हो जाएगा। ओके सर, ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बता देता हूं। आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ना काफी बार आपको ऑड्स बताना होता है। ऑड्स क्या होता है पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 गिवन x डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 गिवन x। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये जो रेशियो है वो होता है ऑड्स। और अगर आप इसका लॉग ले लोगे, अगर आप इसका लॉग ले लोगे तो ये है लॉग ऑफ ऑड्स, ये है लॉग ऑफ ऑड्स। ठीक है, आप इसे चाहिए तो करके देख लीजिएगा, इसे आप चाहिए तो करके देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो फीचर्स हैं, अगर आपके पास ऐसा डेटा है तो इस केस में आपका लॉग ऑफ ऑड्स कैसे निकल के आएगा पता है? W0 प्लस W1 x1 प्लस W2 x2, मतलब एक्सपोनेंशियल के जो भी पावर में होता है वो पार्ट निकल के आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए एच ऑफ एक्स कैसे दिखाई देता सर? आपके इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए आपका एच ऑफ एक्स कैसे दिखाई देता? आपका एच ऑफ एक्स ऐसे दिखाई देता, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस W0 प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 ऐसे दिखाई देता। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लॉग ऑफ ऑड्स क्या है सर? लॉग ऑफ ऑड्स सिंपली ये अंदर वाला पार्ट है। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, लॉग ऑफ ऑड्स इज लीनियर इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। देखो ना, पैरामीटर के पावर में कुछ डिग्री क्या है सर? पावर में 1 है, राइट? W0 पावर 1, W1 पावर 1, W2 पावर 1, ऐसा ऐसे आप समझ सकते हो, राइट? तो मैं क्या सीख सकता हूं कि मेरा लॉग ऑड्स इस लीनियर, मेरा लॉग ऑड्स लीनियर है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स, लीनियर है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स, ये आप लिख के रख दीजिए। लॉग ऑफ ऑड्स इज लीनियर इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन की कहानी समझ में आई, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आया। ओके सर, थैंक यू।